जय हिंद दोस्तों। 27 फरवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है। तो हाल ही में अमेरिका ने गोल्ड कार्ड योजना शुरू की है। चलिए समझते हैं कि ये गोल्ड कार्ड योजना क्या है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना की अभी हाल ही में घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से जिन लोगों को अमेरिकी नागरिकता चाहिए उन्हें $50 लाख यानी लगभग 43 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसे गोल्ड कार्ड लेना पड़ेगा और गोल्ड कार्ड लेने के लिए $50 लाख यानी 43 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि गोल्ड कार्ड योजना के जरिए जो धन कलेक्ट किया जाएगा, जो पैसे आएंगे, उसका उपयोग अमेरिकी वित्तीय घाटे को कम करने में किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्राजील अभी हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कागज के स्ट्रॉ पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। इसके अलावा ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा देश अभी हाल ही में अलग हो गए। दोस्तों, बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों, जो यूनाइटेड स्टेट है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसके पड़ोसी देशों में कनाडा और मैक्सिको जैसे देश आते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो उनकी पीडीएफ आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस किया गया है। उसके बाद इसमें 500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लें कि एनजीओ का मतलब क्या होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो एनजीओ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम याद रखिएगा, एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो ये थीम है 2025 की। इसके अलावा दोस्तों, 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कुसुमाग्रज के जन्म दिवस यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। यह दिवस मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मराठी भाषा की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। 2024 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के सेशन से राज्य के सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में
तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में बनाने का आदेश जारी किया है। यानी कि अब तेलंगाना में 10वीं तक के स्कूलों में तेलुगु अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। तेलुगु की बात करें तो यह द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों, तेलुगु को 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। बात हुई है यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया की दृष्टि से। फिर है अमराबाद टाइगर रिजर्व और फिर है कवल टाइगर रिजर्व। जीआई टैग कौन कौन है? तो तंदूर लाल चना, हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ, वारंगल दरी, निर्मल पेंटिंग और पुट्टपका तेलिया रूमाल, ये सभी जीआई टैग तेलंगाना से रिलेटेड है। हुसैन सागर झील, दुर्गम, चेरुबू झील और अलवल झील और भद्रकाली झील, ये सभी झीलें तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनियों में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो यह टैक्स व्यक्तियों और संस्थाओं पर उनकी आय और संपत्ति के आधार पर लगाया जाता है। यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो उसकी आय कितनी है उस पर यह टैक्स लगाया जाता है, या किसी संस्था पर या किसी कंपनी पर यह टैक्स लगाया जाता है तो उसकी संपत्ति के आधार पर यह टैक्स लगाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक डायरेक्ट टैक्स देने वाली शीर्ष कंपनियां कौन कौन है? तो पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने टैक्स दिया है 25,707 करोड़। फिर दूसरे स्थान पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तीसरे स्थान पर वेदांता है, चौथे पर HDFC बैंक है और 5वें पर इन्फोसिस है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपनियां, इनको आप नोट जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसकी स्थापना धीरू भाई अंबानी ने 1973 में की थी और यह मुंबई में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार और रिटेल में काम करने वाली कंपनी है। इसके अध्यक्ष और MD हैं वर्तमान में मुकेश अंबानी जी। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो लेसेंट के अनुसार भारत में आत्महत्या की दर 3 दशकों में 30% घट गई है। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर एलिस वॉल्टन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि सैमसंग पहले स्थान पर है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 4,340.47 करोड़ की आय के साथ बीजेपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की सबसे समृद्ध राजनीतिक पार्टी बनी है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे धनी परिवार में जो रैंकिंग जारी की गई है, यानी कि सबसे धनी परिवार की जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें मुकेश अंबानी एंड अंबानी फैमिली टॉप पर है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टोंकिन की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित की है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। सबसे पहले आप टोंकिन की खाड़ी देख लें कि कहाँ पर स्थित है, तो ये है चाइना और ये है वियतनाम और यहाँ पर स्थित है दोस्तों टोंकिन की खाड़ी। ठीक है, तो चाइना और वियतनाम के बीच में साल 2000 में टोंकिन की खाड़ी की सीमा तय करने के लिए एक समझौता किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि दोनों देश अपनी सीमा तय करेंगे टोंकिन की खाड़ी में। तो 2024 में चाइना ने टोंकिन की खाड़ी में अपनी आधार रेखा तय कर दी, यानी कि ये जो उत्तरी हिस्सा है टोंकिन की खाड़ी का, उसमें चाइना ने अपनी आधार रेखा तय की है। अब इसके बाद वियतनाम ने टोंकिन की खाड़ी में अपनी आधार रेखा तय की है अभी हाल ही में। दोस्तों, टोंकिन की खाड़ी की बात करें तो यह दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो यह है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो इसके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है टोंकिन की खाड़ी। यह खाड़ी उत्तरी वियतनाम, चाइना के गुआंसी प्रांत और हेनान द्वीप से घिरी हुई है। तो ये है दोस्तों उत्तरी वियतनाम वाला पार्ट। ठीक है, और ये है हेनान द्वीप। ठीक है,
और ये है दोस्तों चाइना वाला पार्ट। तो इससे घिरी हुई है ये टोंकिन की खाड़ी। चाइना में से बेवो खाड़ी बोला जाता है और वियतनाम में से बैक बो खाड़ी बोला जाता है। और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर तेल की खोज भी कर रही हैं। वियतनाम के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी हनोई है, करेंसी है डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, सिख विरोधी दंगा मामले में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा सज्जन कुमार को। तो दोस्तों दिल्ली के एक न्यायालय ने 1984 के सिख के विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये है सज्जन कुमार। तो इन्हें 1984 में जो सिख के विरोधी दंगे हुए थे उसमें एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सिख के विरोधी दंगों के 40 वर्ष बाद यह निर्णय आया है। वर्तमान में 80 वर्ष के हैं सज्जन कुमार और ये पहले से ही दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब उन्हें फिर से आजीवन कारावास की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश कावेरी वावेजा ने हत्या, आगजनी और लूटपाट में सज्जन कुमार की संलिप्तता के पुख्ता सबूत पेश किए हैं और इस आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई है। बात करते हैं दोस्तों सिख के विरोधी दंगों की। तो 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी और उनकी हत्या में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह शामिल थे। ये गार्ड सिख थे और घटना के बाद दिल्ली सहित कई इलाकों में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। और दोस्तों इन दंगों की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था नानावटी आयोग। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सब्यसाची कर। तो दोस्तों अर्थशास्त्री सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का अभी हाल ही में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने चेतन घाटे का स्थान लिया है। वर्तमान में वे आर्थिक विकास संस्थान में आरबीआई चेयर प्रोफेसर हैं और एमओएसपीआई की क्षेत्रीय लेखा समिति के सदस्य हैं। बात करते हैं आर्थिक विकास संस्थान की। तो यह एक शोध केंद्र है जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति से जुड़े हुए मुद्दों पर शोध करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ किसे बनाया है? पीडी सिंह को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। सिटी बैंक इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? के बाला सुब्रमण्यम। इजराइल में भारत के राजदूत बने हैं जितेंद्र पाल सिंह। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं अखिल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह जो मानचित्र तैयार किया गया है इसके माध्यम से चंद्रमा की सतह की आकृति, गड्ढों का निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों ये जो मानचित्र तैयार किया गया है या ये जो शोध किया गया है इसमें कौन कौन शामिल था? तो इसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला, तो ये सभी शामिल थे इस रिसर्च में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश कौन कौन हैं? अमेरिका, रसिया, चाइना, भारत और जापान। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? भारत। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 2024 में चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? तो फर्नांडो फर्नांडीज अभी हाल ही में यूनिलीवर कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं।
तो अभी हाल ही में हैंस शूमाकर ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर फर्नांडो फर्नांडीज को यूनिलीवर का सीईओ नियुक्त किया गया है। यूनिलीवर एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और इसका काम होता है फूड और इसके अलावा जो ड्रिंक और साबुन जैसे प्रोडक्ट बनाना। इसका मुख्यालय लंदन और रॉटरडैम में है। भारत में यूनिलीवर की सहायक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट नोट कर लें। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो जोथम नापत वानुअतु देश के नए पीएम बने हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहान्निस ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है और वार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हिसाची ताकेउची ने अभी हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के पीएम बने हैं। जयसाय अभी हाल ही में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं और लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में झूमो एयर विनंदिनी 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा इसका असम। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित किए गए झूमो एयर विनंदिनी 2025 कार्यक्रम में भाग लिया था। दोस्तों, असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान झूमो एयर डांस या झूमर डांस आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 8000 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये जो झूमर नृत्य है या झूमो एयर नृत्य है, यह किस जनजाति समूह का नृत्य है? तो यह 4 जनजाति समुदायों का एक नृत्य है। असम की बात कर लेते हैं तो राजधानी इसकी दिसपुर है। इसकी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनने जा रही है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, वराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसा। अब आप कमेंट बॉक्स में असम के सभी राष्ट्रीय उद्यान बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज़्यादा है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रेस्ट कैंसर की दर विश्व में सबसे ज़्यादा पाई गई है और यह अध्ययन किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं ने। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर हर 20 में से एक महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना पड़ेगा, जबकि 70 में से एक महिला ऐसी होगी जिसकी इस बीमारी के कारण मृत्यु हो सकती है। दक्षिण मध्य एशिया में स्तन कैंसर की दर सबसे कम दर्ज की गई है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1 लाख लोगों में स्तन कैंसर की जो दर है वो है 100.3। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो सरस आजीविका मेला है ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं और जो हस्तशिल्प कलाकार होते हैं उनके लिए ये सरस आजीविका मेला आयोजित किया जाता है। तो 2025 में इसका आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद करना। 2025 की थीम है लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आयोजक कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, तो इसके सहयोग से ये सरस आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र ओपन में प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता है? डेलिबोर स्वेरसीना ने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। किस देश ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है? अमेरिका। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। अभ्यास सागर कवच भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? बांग्लादेश।
हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? समीर कनौडिया। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? एमपी। गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है? गुवाहाटी। 12वें क्षेत्रीय 3R सौर सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए हैं? आयुष मंत्रालय। सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल। दतिया एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे डीजीसीए ने लाइसेंस प्रदान किया है? मध्य प्रदेश। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वाद्य यंत्र और उनके वादक डिस्कस करेंगे, जैसे तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफाद अहमद खान और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। मोहन बीणा से संबंधित हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट और मैंडोलिन से संबंधित हैं एस वाल मुरली कृष्णा और नागैन डे। पखावत से संबंधित हैं तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद। मृदंग से संबंधित हैं एस बी राजा राव, के बी प्रसाद और पालघाट रघु। हारमोनियम से संबंधित हैं श्री पुरुषोत्तम वालावलकर और अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष। बांसुरी से संबंधित हैं TR महालिंगम, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। शहनाई से संबंधित हैं दयाशंकर, बिस्मिल्ला खान और अली अहमद हुसैन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ATP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ATP का हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लंदन बताया है। अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। PM मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु। थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति थे जो भारत की यात्रा पर आए थे? सिंगापुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? डॉक्टर एस जयशंकर। 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? कोलकाता। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? 2024। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। JD वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप यहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ईबुक मिल जाएगी ईबुक वाले सेक्शन पर, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो ईबुक हैं ये आपको ऐप पर मिल जाएंगी ईबुक वाले सेक्शन पर। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ईबुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर कोर्स हैं ये सभी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।